अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेश खिदमत है जी बॉय, तहरीर अमजद जावेद, बाब नंबर 19, मशीनी इंसान। रात का पहला पहर ख़त्म होने को था। डॉक्टर इलियास अपनी लैब में मौजूद था। उन तक खबर पहुंच गई थी कि जमाल के साथ एक स्याह पोश कैसे आन टकराया था। वो कुछ देर के लिए मलूल तो हुए लेकिन जल्द ही संभल गए। तहम शाम होते ही उन्हें मुख्तलिफ इलाकों से जो तोड़ फोड़ की खबरें मिली वो बहरहाल उनके लिए अचंभे की बात थी। उन्हें समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो डिनर करके अपनी लैब में चले गए। मार्टिन और सफ़ेद फार्म से उन्हें जो भी मालूमात मिली थी वो इसी के तनाजुर में मज़ीद काम करने में मगन थे। ऐसे में उनका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर डॉक्टर विलियम के नंबर थे। उन्होंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से डॉक्टर विलियम बोला, लगता है तुमने मेरी बात नहीं समझी और ना अपने शहर के लोगों को समझाई है। मैंने तुम्हें एक रात का वक्त दिया था, अब दूसरी रात चल रही है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बेबस हूँ, उन्होंने तहम्मुल से कहा। क्या तुम नहीं समझते हो कि मैंने तुम्हारे शहर की तबाही शुरू कर दी है? आज सिर्फ हल्का सा इशारा दिखाया है, कल से तुम देखोगे कितना नुकसान होता है। क्या करोगे तुम? उन्होंने सुकून से पूछा। जब तबाही आएगी, लोग मरेंगे, तब तुम्हें पता चल जाएगा। अब भी वक्त है, आज रात तक का वक्त, वरना सुबह से मेरी यही कोशिश होगी कि मैं जी बॉय को ख़त्म कर दूं। डॉक्टर विलियम ने धाड़ते हुए कहा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, उन्होंने तहम्मुल से कहा। डॉक्टर इलियास, तुम नहीं जानते मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अभी तो सिर्फ शहर में गाड़ियाँ ही टूटी हैं, कल जगह जगह फायरिंग भी हो सकती है, उसने सफाकाना लहजे में कहा। तुम अगर कर सकते हो तो कर दो। शहर के लोग अगर खुद को बचा सकते हैं तो बचा लेंगे। मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता, उन्होंने कहा। मैं जानता हूँ तुम उनकी मदद कर रहे हो। तुम जी बॉय को रोककर मेरे पास ला सकते हो। मैं अब भी तुम्हें उसकी मुंह मांगी रकम दे सकता हूँ। शट अप योर बास्टर्ड। वो मेरा पोता है, मेरा खून है। वो कोई शय नहीं जो मैं तुम्हें बेच दूँ। अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम इसे ले जाओ, वरना खाल में रहो। ऐसा ना हो मुझे वहाँ आना पड़े और मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँ। डॉक्टर इलियास एकदम से ही फट पड़े। उन्हें शदीद गुस्सा आ गया था। मेरे हवाले नहीं करोगे, लेकिन उसका मरना कबूल कर लोगे, डॉक्टर विलियम ने इंतहाई तंजिया लहजे में कहा। मैं जानता हूँ तुमने जी बॉय के लिए एक शख्स यहाँ भेज दिया है। उसकी ताकत क्या है मैं उसे समझ रहा हूँ, मैं उसे भी देख लेता हूँ, उन्होंने गुस्से में कहा। तो डॉक्टर विलियम बोला, वही लाएगा उसे मेरे पास और तुम देखोगे। देखते हैं, डॉक्टर इलियास ने कहा। आज रात, सिर्फ आज रात है डॉक्टर तुम्हारे पास, उसका तमाशा तुम आज रात देख लोगे। कल से जी बॉय ख़त्म हो जाएगा या फिर वो मेरे पास होगा, उसने हकारत भरे लहजे में कहा। विलियम, जो ख्वाब तुम देख रहे हो ना, वो कभी पूरा नहीं होगा, डॉक्टर ने गुस्से में कहा। तो विलियम ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और कॉल ख़त्म कर दी। डॉक्टर इलियास पहली बार परेशान हो गया था। रात का दूसरा पहर था। जमाल अपनी कार में घर की तरफ जा रहा था। उसके दिमाग में काफ़ी हद तक गुस्सा और दर्द भरा हुआ था। कुछ देर पहले तरबियती मरकज़ में जो उस पर इंकिशाफात हुए थे वो बड़े खौफनाक थे। नौजवान नस्ल को किस तरह खुफिया तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था कि खुद उन नौजवानों को एहसास नहीं था। उन्हें किसी अनदेखे गड्ढे में गिरने के बारे में पता ही नहीं था। उसे अपने दादाजी की कही हुई बात बार बार याद आ रही थी। उनका कहना था कि जब किसी कौम के पास आला मकसद ना हो तो उसके नौजवान बर्बाद हो जाते हैं। वो उन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ तरबियती मरकज़ से काफ़ी दूर निकल आया था। वो जैसे जैसे शहर की गुंजान आबादी की तरफ बढ़ रहा था, इसी तरह सड़क पर ट्रैफिक भी बढ़ता चला जा रहा था। वो शहर की मसरूफ़ सड़क पर आया तो उसे गाड़ियों का रश मामूल से कुछ ज़्यादा ही लगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो ट्रैफिक रुकी हुई थी। उसने कार एक साइड पर की और ट्रैफिक खुलने का इंतज़ार करने लगा। उसे इंतज़ार करते हुए चंद मिनट ही हुए थे कि उसका सेल फोन बज उठा। स्क्रीन पर इंस्पेक्टर मंसूर के नंबर जगमगा रहे थे। उसने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा तो दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर मंसूर ने परेशान लहजे में पूछा, जमाल, कहाँ हो तुम? मैं अभी घर से दूर हूँ, बस ये शाहराह तक पहुँचा हूँ, उसने पुरसुकून लहजे में बताया। तो इंस्पेक्टर ने तेज़ी से सरसराते हुए लहजे में पूछा, वहाँ कुछ गैर मामूली तो नहीं है? हाँ, यहाँ ट्रैफिक रुकी हुई है और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे खैरियत तो है ना अंकल? उसने चौंकते हुए पूछा। गौर से सुनो, जिस सड़क पर तुम हो और जहाँ ट्रैफिक रुकी हुई है उस सड़क के चौराहे में उसी स्याहपोश ने हंगामा मचाया हुआ है, इंस्पेक्टर ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। स्याहपोश?
हंगामा? उसने हैरत से पूछा। वो वहाँ पर गाड़ियाँ तबाह कर रहा है, उसने तेजी से कहा। आपको यकीन है ना कि वो वही स्याहपोश है? जमाल ने पूछा। हाँ वही है, इंस्पेक्टर ने कहा। ओके, मैं देखता हूँ। ये कहते हुए वो अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। लेकिन तुम अभी, उसकी बात अधूरी ही रह गई। जमाल ने फ़ोन बंद किया और फुटपाथ पर तकरीबन भागते हुए चौराहे की तरफ बढ़ने लगा। चौराहे में अफरा तफरी मची हुई थी। कई गाड़ियाँ टूटी हुई पड़ी हुई थीं। एक कार को आग लगी हुई थी। उससे थोड़े ही फासले पर वो स्याहपोश एक कार की जानिब बढ़ रहा था। वो अभी कार से चंद कदम के फासले पर था कि कार में बैठे हुए लोग इंतहाई तेजी से बाहर निकल गए। स्याहपोश ने उनकी परवाह किए बगैर कार को धकेलना शुरू कर दिया। कार यूं लुढ़कती हुई जा रही थी जैसे कोई मशीन उसे धकेल रही हो। वहाँ मौजूद लोगों के लिए वो मंजर इंतहाई हैरत अंगेज था। वो कार को धकेलता हुआ उस कार तक ले गया जिसे आग लगी हुई थी। चंद मिनट में उस कार को भी आग लग गई। वो वापस पलटा तो उसके सामने एक मजीद कार आ गई। कार वालों को पहले तो समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। जब उन्हें पता चला कि वो स्याहपोश उनकी कार को धकेल रहा है तो वो खौफजदा होते हुए कार से निकले। ड्राइविंग सीट की तरफ से मर्द निकला तो दूसरी जानिब से एक औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। अफरा तफरी में वो बच्चा उसके हाथ से छूट गया। वो आखिर माँ थी। उसने बच्चे को नहीं छोड़ा लेकिन खुद गिर गई। स्याहपोश कार को धकेलता हुआ आ रहा था। कार और उस औरत के दरमियान थोड़ा सा फासला था। स्याहपोश को ज़रा भी परवाह नहीं थी कि कार के नीचे वो बच्चा और औरत आ जाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई एहसास ही ना हो। वो किसी जानवर की तरह दिखाई दे रहा था। यही वो लम्हा था। जमाल ने फैसला किया और इंतहाई तेज़ी से औरत की जानिब भागा। उसने पहले बच्चा उठाया और उस औरत को घसीटकर कार से दूर कर दिया। उसी लम्हे स्याहपोश की निगाह जमाल पर पड़ी। वो कार को भूल गया। वो जमाल की तरफ बढ़ा। चौराहे में जमाल और स्याहपोश आमने सामने आ गए थे। स्याहपोश ने जमाल की तरफ देखा और यूं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा जैसे उसे तोल रहा हो। किसी भी रेसलिंग में जब दो पहलवान आमने सामने हों तो वो हमला करने से पहले निगाहों ही निगाहों में एक दूसरे का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। यही सूरत हाल वहाँ भी दिखाई दे रही थी। स्याहपोश ने एक कदम आगे बढ़ाया और जमाल को अपने हिसार में लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार जमाल पूरी तरह होशियार था। वो एकदम से सड़क पर बैठ गया। स्याहपोश का वार खाली गया। तब तक जमाल ने दोनों हाथ जोड़कर उसके पेट में मारे। अगले ही लम्हे जमाल हैरत ज़दा रह गया। उसे यूं लगा जैसे उसने दोनों हाथ किसी लोहे की शय पर मार दिए हों। वो एकदम से चकराया। तब तक वो स्याहपोश उसे कांधों से पकड़ चुका था। उसने जमाल को उठाया और पीछे की जानिब धकेला। जमाल यूं गिरा जैसे किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी हो। स्याहपोश के चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे। जमाल ने लम्हा भर सोचा। उसे शक गुजरा कि वो कोई इंसान नहीं, रोबोट है। जैसे ही उसके दिमाग में यह ख्याल आया, उस वक्त तक स्याहपोश उस पर झुक चुका था। उसने अपने दोनों हाथों को जमाल की जानिब बढ़ाया ही था कि वो करवट ले गया। फिर दूसरी करवट के साथ ही अपने पाँव पर खड़ा हो गया। वो दोनों फिर से आमने सामने थे। जमाल के जहन में न जाने कहाँ से रोबोट के बारे में ख्याल आने लगे थे। जमाल उसकी आंखों में देख रहा था। उनमें ज़िंदगी की कोई अलामत नहीं थी। उसने कुछ अलामतें देख लीं जो एक रोबोट में होती हैं। वो जहनी तौर पर तैयार हो गया था कि उसका मुकाबला किसी इंसान से नहीं, एक रोबोट से है। जमाल समझ रहा था कि इसे कहीं न कहीं से ऑपरेट किया जा रहा होगा। मुमकिन है वो ऑपरेटर यहीं कहीं पास हो या फिर दूर कहीं बैठा ये सब तमाशा देख रहा हो। असल में उसके सामने ये रोबोट नहीं, वो शख्स था जो उसे ऑपरेट कर रहा था। अगले ही लम्हे उसके दिमाग में ख्याल आ गया कि इस रोबोट के साथ करना क्या है। जमाल अपने कदमों पर पीछे हटने लगा, यहाँ तक कि वो एक गाड़ी के साथ जा लगा। रोबोट ने इंतहाई तेज़ी से उसे पकड़ना चाहा, लेकिन तब तक जमाल वहाँ से हट गया था। वो रोबोट गाड़ी के साथ लगा तो जमाल उसके पीछे आ गया। वो फौरी तौर पर मुड़ ना सका। इसी का फ़ायदा उठाते हुए इसने एक हाथ उसकी गर्दन पर रखा और दूसरे से उसका बाजू पकड़ते हुए जोर लगाया। आम इंसान होता तो उसकी गर्दन टूट चुकी होती, मगर वो पीछे की जानिब हुआ और जमाल से खुद को छुड़वाकर सीधा हो गया। वो दोनों फिर से आमने सामने आ गए थे। चौराहे पर लोगों का रश लग चुका था। उनके सामने का मंजर इंतहाई हैरत अंगेज था। एक नौउम्र लड़का और एक नौजवान आपस में लड़ रहे थे। कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो पाया था। सायरन की आवाज़ें चीख रही थीं। कुछ लोग चीख रहे थे। ऐसे में अचानक उसे इंस्पेक्टर मंसूर की तेज़ आवाज़ सुनाई दी, जमाल परे हट जाओ, मैं इस पर फायर करने लगा हूँ। उसका ध्यान एक लम्हे से भी कम वक्त के लिए हटा था। उसी लम्हे का फ़ायदा उठाते हुए रोबोट ने उसके सीने पर हाथ मारा।
जमाल उछलता हुआ दूर सड़क पर जा गिरा। उसे चोट का एहसास तो न हुआ, लेकिन जब तक वो उठता उस वक्त तक रोबोट उसके करीब आ चुका था। ऐसे वक्त में फायर हुआ जिसका जरा सा भी असर रोबोट पर नहीं हुआ था। रोबोट ने उसे अपने पांव पर उठाया और फिर उछाल दिया। जमाल दूर एक टूटी हुई कार के साथ जा टकराया। एक ऐसी कैफियत उसके जिस्म में फैल गई जैसे उसमें तवानाई कम हो रही हो। जमाल का रोबोट से थोड़ा सा फासला था। इस दौरान यके बाद दिगरे फायर होने लगे, मगर रोबोट रुका नहीं। वो तेजी से जमाल की जानिब बढ़ा। रोबोट को गोली लगती लेकिन उसे कुछ नहीं हो रहा था। जमाल समझ रहा था कि वो उसे हाथों से नहीं मार सकता, उसे मारने के लिए कुछ चाहिए। उन्हीं लम्हात में जमाल की निगाह बिखरे हुए सामान पर पड़ी जो शायद कार की डिग्गी से निकलकर बाहर आन पड़ा था। वहाँ बहुत कुछ बिखरा हुआ था। जमाल को एक लोहे का रॉड पड़ा हुआ दिखाई दे गया। जमाल ने वो रॉड उठाया और रोबोट के सामने आन खड़ा हुआ। जमाल ने लोहे के रॉड को किसी लाठी की मानिंद लहराते हुए रोबोट को दे मारा। लोहे से लोहा टकराने की हल्की सी आवाज़ उभरी। रोबोट लड़खड़ा गया। वो 2 कदम पीछे हट गया। जमाल आगे बढ़ा। उसने दूसरी बार वो रॉड उसके सर पर दे मारा। अगले ही लम्हे वो रोबोट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। वो आगे पीछे हिलने लगा था। चंद लम्हे वो इसी तरह रहा। तब तक जमाल ने उसे एक ज़रब मज़ीद लगा दी। रोबोट फिर से आगे पीछे हिला और एकदम से पलटकर दौड़ लगा दी। जमाल उसके पीछे भागा, लेकिन रोबोट उसके हाथ नहीं आया। देखते ही देखते वो चौराहे से फुटपाथ पर पहुंचा। लोग उसे देखकर एक तरफ हट गए। वो उनके दरमियान से निकला और सीधी सड़क पर भागने लगा। वो चौराहे से निकलने वाली एक छोटी सड़क थी। वो भागता हुआ कभी बहुत तेज हो जाता और कभी थोड़ा सुस्त पड़ जाता। जमाल उसे निगाहों में रखे हुए था। जमाल ने चीखते हुए कहा, ये निगाहों से ओझल न होने पाए। ये कहते ही दीवानावार उसके पीछे भागने लगा। वो भी लोगों के बनाए हुए रास्ते में से निकलकर सड़क पर आया तो वो हैरत ज़दा रह गया। वो रोबोट दिखाई नहीं दे रहा था। वो रोबोट वहीं कहीं गायब हो चुका था।